हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वावलंबन पे। मैं आराधना पाठक, एक प्राउड ऑटिज़म मदर और एक स्पेशल एजुकेटर। तो पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे बच्चे को ऑटिज़म का डायग्नोसिस मिल गया है तो उसके बाद हमें सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ऑटिज़म के शुरुआती लक्षणों के बारे में बात किया था। जिन पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे के अंदर उन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से मिलें या बच्चों के किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें और अपने बच्चे का असेसमेंट कराएं। डॉक्टर अब आपके बच्चे के असेसमेंट के बाद आपको एक डायग्नोसिस देंगे कि क्या आपके बच्चे के साथ कोई डेवलपमेंटल डिले तो नहीं है, मतलब कि क्या वो अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसके कुछ माइलस्टोन्स अभी अपनी उम्र से पीछे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने ऑटिज़म के लक्षणों के बारे में बात किया है, तो पेरेंट्स सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, क्योंकि हमारी ये वीडियो उसी वीडियो का एक कॉन्टिन्यूएशन होने वाला है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखें, ताकि इस वीडियो में हम जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं वो आप अच्छे से समझ पाएँ। पर अगर ये सिचुएशन हमारे बच्चे के साथ आ गई है, उसको ऑटिज़म का डायग्नोसिस मिल गया है, तो हमें सबसे पहला कदम जो उठाना है वो है एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें इसके फेजेस हैं। कुछ लोगों को कंडीशंस को एक्सेप्ट करने में कम समय लगता है, किसी को ज़्यादा समय लगता है। पेरेंट्स, अगर हम जितना जल्दी इस रियलिटी को, इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें, उतना ही जल्दी हम इसके तरफ पॉजिटिव स्टेप्स उठाने के लिए तैयार होंगे। तो पहला जो कदम है वो है एक्सेप्टेंस का। बहुत बार ऐसा होता है, यहाँ मैं किसी पेरेंट को जज नहीं करना चाहती, पर बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स डिनाइल फेज से गुजर रहे होते हैं और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगा देते हैं। कभी कभी 6 महीना और साल भर का समय लगा देते हैं। अब क्योंकि ऑटिज़म में हमारा बच्चा पहले से ही अपने माइलस्टोन्स को अचीव करने में टाइम लगा रहा है, ऑलरेडी उसके डिले चल रहे हैं माइलस्टोन का अचीव करने में, और अगर हम अपनी तरफ से भी और टाइम लगाएंगे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, तो हम बच्चे के टाइम को सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आपको एक प्राइमरी डायग्नोसिस मिल गया है तो आप 2-3 एडवाइसेस या फिर 2-3 लोगों की ओपिनियंस आप ले सकते हैं, 2-3 प्रोफेशनल्स से आप मिल सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये प्रोसेस जितना लेंदी होगा उतना ही आप लेट करेंगे बच्चे के साथ काम करने में। तो सबसे पहले है एक्सेप्टेंस, और जहाँ आपने एक्सेप्ट कर लिया कि येस देयर आर सम डिफरेंसेस विद माय चाइल्ड, मेरे बच्चे के अंदर कुछ अलग है बाकी बच्चों से, तो अब आप उसके बेटरमेंट की तरफ आप अपना पहला कदम उठाएंगे। तो अब आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी थेरेपीज़ लेनी चाहिए, किससे लेनी है, कितने समय तक लेनी है, और हमारे बच्चे के साथ ये कंडीशन कब तक रहेगी। ये ऐसे कई सारे सवाल नए पेरेंट्स के दिमाग में अक्सर आते हैं। ये बहुत कॉमन से सवाल हैं पेरेंट्स, हर पेरेंट्स के दिमाग में आता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब बच्चे के साथ ये कंडीशन है तो हमें बच्चे पे फ्रॉम द डे 1, जहाँ से आपको पता चला कि बच्चे के साथ ये कंडीशन आ गई है, तो हमें तुरंत उस पर कदम उठाना है, तुरंत बच्चे के साथ काम करना शुरू करना है बिना समय गवाए। अब ऑटिज़म में मेनली हम अर्ली एजेस में 4 थेरेपीज़ पे ज़्यादा काम करते हैं। 4 थेरेपीज़ को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिनमें है सबसे पहले है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसके बाद है स्पीच एंड कम्युनिकेशन थेरेपी, उसके साथ साथ
बिहेवियरल थेरेपी और साथ में स्पेशल एजुकेशन थेरेपी। तो ये 4 थेरेपीज बच्चे के अर्ली एजेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग समझते हैं कि इन 4 थेरेपीज में क्या होता है, ये क्यों करनी चाहिए। क्योंकि ये वीडियो हम नए पेरेंट्स के लिए बना रहे हैं जिन्हें अभी अभी डायग्नोसिस मिला है, तो उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन 4 थेरेपी सेशंस में क्या होने वाला है और इससे आपके बच्चे के इम्प्रूवमेंट में कैसा इसका इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है। तो सबसे पहली जो थेरेपी है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो सबसे पहली थेरेपी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है, इसमें क्या करते हैं और इसका हमारे बच्चे के साथ क्या संबंध है, हम अपने बच्चे के साथ ये थेरेपी क्यों करते हैं। तो पेरेंट्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब जो है, ऑक्यूपेशन का मतलब है कोई भी काम, हमारा जॉब, ठीक है। और उस जॉब को अच्छे से करने के लिए कि कोई भी इंसान अपने ऑक्यूपेशन को प्रॉपर वे में कर सके, उसको करने में जो थेरेपी हेल्प करती है उसको कहते हैं ऑक्यूपेशन थेरेपी। अब एक छोटे बच्चे का क्या ऑक्यूपेशन हो सकता है, हमारे हर एज ग्रुप का एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन होता है। जैसे हम लोग जो यंग अडल्ट्स हैं, तो हमारा ऑक्यूपेशन है कि हमें जॉब करनी है, कुछ अर्न करके लाना है, अपनी फैमिली को देखना है, अपने फैमिली के मेंबर्स की केयर करनी है, खाना बनाना है। एक हाउसवाइफ का ऑक्यूपेशन है खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, अपने घर की देखभाल करना। ये ऑक्यूपेशन है हम यंग अडल्ट्स का। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनका ऑक्यूपेशन है कि अपना हेल्थ का ध्यान रखना, अपने अच्छे से खाना पीना खाना, अपना वॉक करना, रेस्ट करना, अपना दिनचर्या आराम से करना। ये ओल्ड एज पीपल का ऑक्यूपेशन है। और बच्चों का ऑक्यूपेशन क्या है, बच्चों का ऑक्यूपेशन है कि वो अच्छे से खेल सकें, अपने नए नए फ्रेंड्स बना सकें, खा सकें, पी सकें और खेलना कूदना, मौज मस्ती, थोड़ा सा पढ़ाई कर सकें। ये सारा उनका ऑक्यूपेशन है। अगर किसी भी बच्चे को अपने इन कामों को करने में किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो हम उसको ऑक्यूपेशन थेरेपी के माध्यम से सिखा सकते हैं। बच्चे को उसके काम को करने में हम मदद कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली थेरेपी होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जो दूसरी थेरेपी है वो है स्पीच एंड कम्युनिकेशन थेरेपी। इस थेरेपी में हम बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखाते हैं। बच्चा अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस वो कैसे करे, इन चीज़ों के बारे में सिखाते हैं। उसकी स्पीच डेवलप करना सिखाते हैं नेचुरल वे में, कि बच्चे की जो स्पीच, क्योंकि हमने ऑटिज़म में देखा है कि बच्चों में स्पीच डिले होता है, कुछ बच्चे नॉन वर्बल होते हैं, कुछ बच्चे लेट से बोलते हैं या फिर कुछ बच्चे बोल नहीं पाते। तो इन सब बच्चों के लिए एक कम्युनिकेशन का मीडियम क्या होना चाहिए, उनकी स्पीच हम कैसे डेवलप करें, इस थेरेपी सेशन में ये सारी इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो स्पीच और कम्युनिकेशन के पार्ट को डेवलप करने में मदद करती हैं। अब हमारी जो तीसरी थेरेपी वो है बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी मीन्स जो बच्चों के कुछ बिहेवियर्स जो बच्चे डेवलप कर लेते हैं ऑटिज़म में, कुछ जो अनवांटेड बिहेवियर्स है उनको करेक्ट करना, बच्चों को सिखाना कि कहाँ पर कैसे बिहेवियर आपको करना है, कैसे बिहेवियर का आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी, जो थेरेपी सेशन होता है वो है आपका स्पेशल एजुकेशन थेरेपी। स्पेशल एजुकेशन, बहुत बार पेरेंट मिसलीड हो जाते हैं, वो समझते हैं कि अभी तो हमारा बच्चा छोटा है, 2-2.5 साल का है, अभी इसको एजुकेशन की क्या ज़रूरत है। तो पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेशन थेरेपी का जो मेन रोल है वो ये है कि आपके बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करना। जब हम अपने बच्चे को, एक टिपिकल बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं, तो स्कूल भेजने से पहले हम अपने बच्चे को, हमारा बच्चा इतना रेडी हो जाता है कि वो अपनी चीज़ों का ध्यान रख पाए कि ये मेरी वाटर बॉटल है, ये मेरा बैग है, या फिर वो एक जगह पे बैठ पाए। अगर उसको सीट दी जा रही है तो वो उसमें
एटलीस्ट 5-10 मिनट उसमें बैठ सके और बेसिक कमांड्स को वो फॉलो कर पाए। जैसे जो टीचर आपको बेसिक कमांड देंगे उसको फॉलो करना, चीज़ों को कॉपी करना, जो बोला जा रहा है उसको थोड़ा समझना। उसके साथ साथ जो प्री राइटिंग स्किल्स हैं, जैसे कैसे पेंसिल होल्ड करनी है, कितना आपको प्रेशर से लिखना है, कैसे आपको बैठना है, ये सारी चीज़ें आपको स्पेशल एजुकेशन थेरेपी के सेशन में सिखाई जाती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली बच्चे को उसके मतलब स्कूल प्री जो क्लासेस हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी, उसके लिए हम बच्चे को रेडी करते हैं। पेरेंट्स, इन थेरेपी के साथ साथ एक और बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि ऑटिज़म में एक बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग है। आपको कभी भी 2 ऑटिस्टिक बच्चे एक जैसे नहीं दिखेंगे। हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, हर बच्चे का नई चीज़ें को सीखने का स्पीड अलग है, उसका पेस अलग है। मतलब अगर कोई भी बच्चा किसी एक्टिविटी को 10 बार समझाने पे या कराने पे समझ जाए तो हो सकता है कि दूसरा बच्चा 15 बार कराने पे समझे या 20 बार कराने पे समझे। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, मुझे उसकी तुलना किसी दूसरे बच्चे से नहीं करनी है। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा। इस ऑटिज़म की जर्नी में हम पेरेंट्स के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है पेशेंस। आपको बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि हर बच्चे का अपना स्पीड है, हर बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो हो सकता है कि अगर टिपिकल बच्चा कोई चीज़ को 2-3 बार देखने या समझाने और सिखाने पर किसी भी नई चीज़ को समझ जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे भी उतनी ही जल्दी समझें। हमारे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। कभी किसी एक्टिविटी को हमें 30-40 बार कराने के बाद लगता है कि हाँ, हमारे बच्चे को समझ में आया। आपको तब तक अपना पेशेंस मेंटेन करके रखना है, आपको बच्चे को छोड़ना नहीं है। अगर वो इग्नोर, शुरू में बहुत दिक्कत होगी, आप क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं, बच्चा जल्दी जल्दी नहीं सीखेगा। आपको अभी धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना है। और अगर आप पेशेंस रख के कॉन्टिन्यूसली धीरे 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 करके आप बच्चे के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है पेरेंट्स। पर सबसे बड़ा आपके पास हथियार है पेशेंस का। तो इस जर्नी में एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा रोल उसके पेरेंट्स का होता है, क्योंकि पेरेंट के ही डिसीजन पे उस बच्चे का भविष्य टिका है। अगर आप अर्ली डिसीजंस लेते हैं अपने लाइफ में, अच्छे डिसीजंस लेते हैं बच्चे के लिए, तो उतना ही बच्चा इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ बढ़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात पेरेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपको हमेशा इस कंडीशन की तरफ, अपने बच्चे के इस कंडीशन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होना। आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि गॉड ने आपको एक स्पेशल चाइल्ड दिया है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। ज़रूर आप में कोई ऐसी बात होगी जो औरों में नहीं है। आपको ही ईश्वर ने चुना है। और आप, एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारे घर में या हमारे ऑफिसेज में हमें कभी भी कोई जिम्मेदारी का जो काम अगर आता है तो ऑफिस के जो बॉस होते हैं या फिर घर के जो बड़े होते हैं तो अपने घर के उसी मेंबर को वो जिम्मेदारी का काम देते हैं जो उसके लायक होता है। हमेशा वो काम उसी को देंगे जिन पे उनको विश्वास होगा कि ये काम वो बहुत अच्छे से कर लेगा। तो अगर आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके बच्चे की मिली है तो अब आपको ये प्रूफ करना है कि गॉड का जो डिसीजन था वो एकदम सही था आपके लिए। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट हो और आप जो भी कर रहे हो वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट कर रहे हो।
इस पे कभी भी डाउट नहीं करना है। ठीक है पेरेंट्स, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। बच्चे की इस कंडीशन में जितना बड़ा रोल पेरेंट्स का है, उतना ही रोल आपके घर के फैमिली मेम्बर्स का है, आपके रिलेटिव्स का है, आपके नेबर्स का और आपके सोसाइटी का है। तो उनका रोल क्या होना चाहिए ऐसी फैमिली के प्रति, ऐसे बच्चे के प्रति? सबसे जो अहम रोल है, सबसे बड़ा रोल है अगेन पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ये विश्वास रखना है कि ज़रूर एक ना एक दिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें इम्प्रूव होंगी। अगर आप हमेशा उस फैमिली को, उस कपल को यही बोलते रहेंगे कि बच्चे के साथ ऐसा क्यों है, हमेशा आप क्वेश्चन करते रहेंगे या आप विश्वास नहीं रखेंगे उनकी थेरेपीज़ पे, उनके स्टेप्स पे, जो भी वो कदम उठा रहे हैं उस पर हमेशा डाउट करते रहेंगे, तो वो लोग भी डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो कपल्स भी डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो पेरेंट्स भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपका काम है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को बना के रखना। दूसरा रोल बहुत मुख्य रोल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ सोसाइटी एंड रिलेटिव्स, कि नेवर जज पेरेंट्स। उनके पेरेंटहुड के लिए उनको जज ना करें कि इन्होंने अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया है, या फिर बहुत सारी बातें रिलेटिव्स और आपकी सोसाइटी बोलती है ऐसे पेरेंट्स को। तो प्लीज़, ऑलरेडी वो एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कंडीशन को एक्सेप्ट करना पहले ही उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो आप अपने जजमेंट प्लीज़ पास ना करें। हाँ, अगर हो सके, अगर आप ज़्यादा जानकार हैं उनसे, आपको लगता है, आप कंसर्न हैं, तो आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है इस कंडीशन से रिलेटेड, आप अगर उन्हें अच्छा गाइड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल गाइड करें एक पॉजिटिव वे में, ताकि उन्हें, आप उनका सपोर्ट बने। यू शुड बी अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ दैट फैमिली। आप प्लीज़ उन्हें कभी भी डिमोटिवेट ना होने दें, हमेशा उनका सपोर्ट बन के रहें। तो पेरेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। हम आगे आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको शेयर करें। हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि आप किस तरीके के कंटेंट को देखना चाहते हैं। धन्यवाद।